पहाड़ों की एक बात बहुत ही खास होती है क्योंकि यहाँ जगह जगह पर प्राकृतिक जल स्रोत मिल जाते हैं। और मैं आज सासू जी को बहुत याद कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी टनल है, लेकिन ये वाली टनल सबसे लंबी है, लगभग 9 किलोमीटर, और वो भी इतने हाई अल्टीट्यूड पर। ये सिस्सू वाटरफॉल है और इसका जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। इन गाँवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाकर फोटो फ्रेम करके यहाँ पर रखी हो। यहाँ की विषम परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ के लोगों का खेती करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। और इस पर ये जो फ्लावर है ना, ये गेंदे के फूल हैं, बहुत ही सुंदर से, वाह, अच्छी तरह से डेकोरेट करके लगाया हुआ है। इस टोपी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दीदी बोल रही है चेक कर लो, बोला हर हर महादेव, जय श्री केदार, प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 11 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से ही यहाँ का मौसम बारिश वाला हो रखा है। चारों तरफ पहाड़ियों पर देखिए बादल भी छाए हुए हैं और लगातार हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। और इसी के साथ चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली हो रखी है और इस हरियाली में लोगों के खेतों में ज़्यादातर सेब के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। ये वाला हाईवे जाता है मनाली की ओर और हम आ रखे हैं होटल की छत में इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। अब आगे के सफ़र के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, यस, रेडी। चलो बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। कल हमने नाइट स्टे कुल्लू से पीछे ही किया और होटल रूम से चेकआउट करने के बाद अब मनाली की ओर सफ़र में आगे बढ़ते हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर कुछ इस तरह से पानी भर गया है और यहाँ पर थोड़ा बहुत जाम की स्थिति बन गई। कोई तो सुपर प्रो बन रहे हैं, दूसरों पर पानी पड़ जाएगा ना ऐसे में, अगर तेज चलेंगे तो। ऐसे नहीं चलना चाहिए। ब्यास नदी के उधर की साइड हरे भरे जंगलों के बीच भुंतर शहर बसा हुआ है, जहां पर कि हमको एक हवाई पट्टी भी देखने को मिल रही है। हम ब्यास नदी के अपोजिट डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ब्यास नदी के उधर साइड ये पूरा कुल्लू शहर देखने को मिल रहा है। और यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी हुआ है और साथ ही पानी बहुत ही ज़्यादा मटमैला भी हो रखा है। ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर लगातार बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है। यानी कि आजकल पहाड़ों में खूबसूरत वादियों के साथ साथ एक ही दिन में अलग अलग टाइप के मौसम भी देखने को मिलते हैं। किसी टाइम झमाझम बारिश, किसी टाइम धूप और किसी टाइम बिल्कुल गुमसुम सा मौसम। चलो हो गया काम? हो ही रहा है। बार बार फ़ोन आ रहे हैं भाई, तो रुक भी रहे हैं क्योंकि फ़ोन नीचे रखो भाई। मैं तो इनको बहुत डांटती हूँ कि वाहन चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ से एक रास्ता जाता है कुल्लू की तरफ। ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है और हम बढ़ रहे हैं मनाली की ओर आगे। कुल्लू चले जाएं आज? चला? वापसी में आएंगे? वापसी में रहेंगे वहाँ एक दिन ना। कुल्लू रहेंगे एक दिन। हाँ, बहुत बड़ा शहर है भाई, बहुत बड़ा। पहाड़ों की एक बात बहुत ही खास होती है क्योंकि यहाँ जगह जगह पर प्राकृतिक जल स्रोत मिल जाते हैं। तो अभी एक बहुत ही सुंदर सा प्राकृतिक जल स्रोत यहाँ पर मिला है। यहाँ पर भोलेनाथ जी, नंदी भगवान जी सब विराजमान किए हुए हैं और भोलेनाथ जी बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं भाई। यहाँ पर बिल्कुल छोटे रूप में बना रखे हैं। तो एक बार मैं अपनी पानी की टंकी भर देती हूँ, ये बड़ी वाली, और उसके साथ साथ ये 2 बोतल भी मैंने निकाल दी हैं। एक हस्बैंड जी की है, एक मेरी है। आधा लीटर की बोतल है, उसको भी भरेंगे और इन दोनों पर भी पानी भरेंगे। पानी की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर झुमझुम बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बोलते हैं छुमचौनिया बारिश, यानी कि लगातार हल्की हल्की बारिश जारी है। और ऐसे में ठंडा मौसम तो होता ही है। अभी देखो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा हो रहा है। तो ऐसे में कभी कभी पानी की कमी भी हो जाती है। पहाड़ों में खासकर ठंडा लगता है, पानी पिया नहीं जाता, इसलिए हम गाड़ी में अपने साथ पानी रखेंगे तो बार बार थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट भी पिएंगे तो पानी की कमी नहीं होगी। तो ये देखिए जी, बिल्कुल ये भर चुका है और अब भरेंगे बोतल। और ये पानी ना बहुत ही ठंडा है, जैसे ही हाथ टच हो रहा है ना पानी पे, बिल्कुल ठंडा लग रहा है।
यहाँ पर लगातार बहुत सारे लोग पानी भरने के लिए आ रहे हैं। जितनी भी गाड़ियाँ रुकी हैं सब लोग पानी भर रहे हैं। और मैंने पानी भरने के साथ साथ यहाँ पर खीरा और साथ में ये आम वगैरह भी धो दिए हैं। आम और खीरे को धोने के बाद अब इनको काट लेते हैं। और हम सफ़र में फ्रूट और सैलेड ब्रेक ज़रूर लेते हैं, इससे शरीर में ताजगी बनी रहती है। लेकिन फ्रूट में सिर्फ आम है और सैलेड में सिर्फ खीरा है, तो इन दोनों को ही खा लेंगे आराम से। और धारे के पास हमने सिर्फ इन फलों को और ये जो खीरा है ना, इनको धोया। वहाँ पर हमने कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं की, क्योंकि धारे के पास अक्सर ऐसे में गंदगी हो जाती है। हस्बैंड जी इस बार मिरर साफ़ करने के लिए एक स्पेशल वाइपर लेकर आए हैं, क्योंकि साइड पर साफ़ नहीं होता है ना, जैसे कोने कोने पर, तो वहाँ पर वाइपर से साफ़ कर लेंगे। है ना, फिर से हो जाएगा। और बाकी सब और साफ़ सफाई से बोलना क्या ध्यान आया मुझे। यहाँ सड़क पर देखो ना, ये देखो लोगों ने कैसे कर रखा है। यहाँ पर गाड़ी साइड लगाई होगी और सारा कूड़ा कचरा फेंक दिया। सारी जगहों के यही हाल है भाई, पहाड़ों में घूमना फिरना तो होता ही रहेगा, लेकिन हम सभी को एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कूड़ा कचरा इन खूबसूरत वादियों में कहीं भी ना फैलाएं, है ना। चाहे हिमाचल में आओ, चाहे उत्तराखंड में, चाहे कहीं भी आओ, कहीं भी घूमने के लिए जाओ, कूड़ा कचरा तो नहीं फैलाना चाहिए। अब देखो ना, वहाँ पर ऐसे गंदगी हो रखी है भयंकर वाली। तो चलिए जी, फाइनली हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए मनाली में पहुँच गए हैं। और इधर साइड तो बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं। आजकल यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, साथ ही यहाँ से आगे लेह लद्दाख की यात्रा भी करते हैं। मनाली में आते ही हमको चारों तरफ बड़े बड़े देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं। और साथ ही ब्यास नदी के इधर साइड और उधर की साइड शहर बसे हुए हैं। सामने वो सभी देवदार के पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने एक एक पौधा लगाया हो, एक सीध में प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं। और साथ ही नदी भी बहुत ही नज़दीक पर है। कुछ साल पहले ब्यास नदी में बहुत ही भयंकर फ्लड आया था, जिसके निशान अभी तक देखने को मिल रहे हैं। बहुत भयंकर नदी ने अपना आकार चौड़ा किया हुआ है। और साथ ही इधर साइड बहुत भयंकर नुकसान भी हुआ था। बरसात के दिनों में नदी के किनारे बसे हुए कस्बे, शहर और मार्केट साइड को डर बहुत भयंकर होता है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदियां कभी भी अपने उफान पर आ सकती हैं। आगे बढ़ते हुए हमको बहुत सारे नीले पीले बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। और ये सभी बोर्ड दुकानों के नंबर हैं। शॉप नंबर 386, शॉप नंबर 170, ऐसे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। और साथ ही बादल इन पहाड़ियों पर देखिए काफ़ी नीचे तक आ गए हैं। खूबसूरत मनाली शहर को पीछे छोड़ अब हम बढ़ रहे हैं अटल टनल की तरफ अपने खूबसूरत सफ़र में आगे। और फिर हम इन बादलों के अंदर खो जाएंगे। बादल बिल्कुल नज़दीक पर हमको मिलने वाले हैं। हम अभी हैं सोलंग वैली में और चारों तरफ ज़मीन से सटकर बादल छाए हुए हैं। इधर साइड बहुत सारे एडवेंचर किए जाते हैं। और जो सोलंग गांव है वो उधर की साइड की पहाड़ी पर है। और इधर साइड बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के एडवेंचर करते हैं। हम 2 साल पहले भी यहाँ पर आए थे। उस टाइम पर सासू जी भी हमारे साथ थे। और मैं आज सासू जी को बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम हमने खूब मस्ती की थी। और इधर साइड से हम सोलंग वैली में अंजनी महादेव जी के दर्शन करने के लिए भी गए थे। आज हम इधर उधर घूमने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से भी अपने सफ़र में और भी आगे बढ़ेंगे। इधर साइड बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफ़े और ढाबे वगैरह हैं। और यहाँ पर हम रुके हैं एक फ़ास्ट फूड सेंटर में, जिसमें फ़ास्ट फूड के साथ साथ यहाँ की लोकल डिश सिड्डू भी मिलती है। हमने यहाँ पर पता किया, सिड्डू तो नहीं मिला क्योंकि आजकल ऑफ सीज़न हो गया बोला, तो इसलिए हस्बैंड जी ने बोला कि मोमोज़ खा लेते हैं। बोला मस्त। यहाँ पर सामने पर हमको एक रोपवे भी देखने को मिल रही है। और उस रोपवे की मदद से हम ऊपर पहाड़ी पर भी जा सकते हैं और वहाँ से पैराग्लाइडिंग का आनंद भी ले सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। और सामने पर तो हमको एक ग्लेशियर भी नज़र आ रहा है।
सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़, साथ ही उन पहाड़ियों पर बादल और चारों तरफ हरियाली। और यहाँ इन पहाड़ों पर बनी हुई है एक खूबसूरत सी सुरंग, जिसको कि हम सभी अटल टनल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी खड़े हो रखे हैं फ़ोटो शूट करने के लिए इस मेन गेट पर। अभी टनल के अंदर से व्लॉगिंग हो रही है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी टनल है, लेकिन ये वाली टनल सबसे लंबी है, लगभग 9 किलोमीटर, और वो भी इतने हाई अल्टीट्यूड पर। जैसे ही हम इस टनल को क्रॉस करेंगे ना, वैसे ही हालात बदल जाते हैं, मौसम बदल जाता है, नज़ारे बदल जाते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, सही कहा आपने। जबकि ये हिमाचल प्रदेश में ही है, मतलब अभी तक तो बहुत दूर तक हिमाचल प्रदेश है, लेकिन क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। और इस सुरंग के अंदर गति सीमा रखी हुई है, कहीं पर 40 और कहीं पर 60, है ना? तो इस टनल के जरिए हमने 9 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट कर लिया है। और जैसे ही एग्ज़िट गेट पर आते हैं तो यहाँ पर स्पीड हमको 40 रखनी है, ज़्यादा स्पीड में हमको नहीं भगाना है, क्योंकि यहाँ से आगे डायरेक्ट ऐसा मोड़ है। ये देखिए जी, जैसे ही टनल से इधर साइड आए तो इधर साइड के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही गजब के। और बहुत सारे लोग इधर साइड भी फ़ोटो शूट करने के लिए रुके हुए हैं। हमने भी यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और अब चलते हैं अटल टनल के सामने फ़ोटो शूट करने के लिए। अटल टनल के साउथ पोर्टल से हम आए डायरेक्ट नॉर्थ पोर्टल पर, और इधर साइड पूरी तरह से सिक्योरिटी लगी हुई है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर ओवर स्पीड की वजह से एक गाड़ी यहाँ नीचे गिर गई थी, यहाँ इन सरियों में अटकी हुई थी, पूरा ये बैरिकेड वगैरह टूट गया था। और वो गाड़ी बोलना कहाँ खड़ी कर रखी है, उधर साइड कर रखी है खड़ी। और यहाँ अटल टनल के सामने पर सिर्फ 5 मिनट रुकने के बाद अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। यहाँ नीचे कलकल बहती हुई ये नदी जो हमको दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है चंद्रा नदी। और चंद्रा नदी पर बने हुए इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले में। यहाँ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर से भी 2 रूट हैं, एक जाता है रोहतांग की तरफ और दूसरा जाता है केलांग की तरफ। तो हम जाएंगे लेफ़्ट साइड वाले रोड पर, और इधर साइड भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। और हम इधर साइड से होते हुए रोहतांग गए हुए हैं पहले भी, है ना? पिछली बार गए थे ना। और वहीं से होते हुए मनाली पहुंचे थे। दूसरी साइड से पहुंचे थे क्या? नहीं, उसी साइड से। हाँ, उसी साइड से। इस खूबसूरत लाहौल वैली में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक पर्ची काटी गई 300 रुपये की। वैसे तो जब हम हिमाचल में आए थे तब 100 रुपये की पर्ची कटती है हिमाचल एंट्री गेट पर, और उसके बाद अलग अलग वैली के लोग भी ये काटते हैं, पर्ची काटते हैं ना। सब वैली के लोग काटते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, काटना अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से जो ये रुपया है वो खर्च अच्छी जगह होना चाहिए, है ना? साफ सफाई पे, ये वादियाँ ऐसी सुंदर बनी रहे, इस पे खर्च होना चाहिए। यहाँ सिसु में भी बहुत सारे पर्यटक रुकते हैं। यहाँ नीचे एक सिसु लेक भी है जहाँ पर पर्यटक बोटिंग करते हैं। साथ ही यहाँ पर से ठीक सामने वाली पहाड़ी पर एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलता है। ये सिसु वाटरफॉल है और इसका जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। वहाँ पर भी लोग फ़ोटोशूट करने के लिए जाते हैं, और मैं आप सभी लोगों को दूर से ही इस खूबसूरत से वाटरफॉल को 5x जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ की विषम परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ के लोगों का खेती करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। इन बड़े बड़े खेतों में ये गोभी के पौधे लगाए हुए हैं। साथ ही ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। पूरी घाटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, बहुत ही गजब के, बहुत ही सुंदर। आजकल चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली हो गई ना, तो ये पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे हैं। और चट्टानों पर उगी हुई इन हरी हरी घास को खाने के लिए बहुत सारी भेड़ बकरियां सामने वाली पहाड़ी पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इन गाँवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाकर फ़ोटो फ्रेम करके यहाँ पर रखी हो। बहुत ही सुंदर गांव, और इस गांव के बहुत ही सुंदर सुंदर सीढ़ीनुमा खेत, जिनमें गोभी, आलू और साथ में
सेब की बागवानी भी की हुई है। साथ ही सामने भी एक गांव देखने को मिल रहा है। ऊपर से तो भयंकर ग्लेशियर टूटकर भी वहां आ रखा है और उस गांव में भी लोगों ने अच्छी खासी खेती करी हुई है। आगे बढ़ते हुए हम तांडी नाम की जगह पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर दो नदियों का संगम है। जो लेफ़्ट साइड वाली नदी है वो चंद्रा है और जो राइट साइड वाली नदी है ये भागा है। यहाँ पर इन दोनों नदियों का मिलन होता है और आगे ये नदी चंद्रभागा नदी कहलाती है। यहाँ पर छोटा सा मार्केट का एरिया है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं केलांग में और यहाँ पर मार्केट वाला एरिया भी है। और हस्बैंड जी घर से गर्म कपड़े तो लेकर आए लेकिन टोपी वगैरह लेकर नहीं आए। टोपी, कनपट्टी और वो ग्लव्स। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे गर्म कपड़ों की बहुत ही सख्त ज़रूरत महसूस होगी, तो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी कर लेते हैं। हम यहाँ पर आए हैं गर्म टोपी ख़रीदने के लिए और हस्बैंड जी को ये हिमाचली टोपी पसंद आ रही है। और इस पर ये जो फ्लावर है ना, ये गेंदे के फूल हैं, बहुत ही सुंदर से, वाह, अच्छी तरह से डेकोरेट करके लगाया हुआ है। और यहाँ पर दीदी जी बोल रहे हैं कि शादी ब्याह जहाँ भी जाना हो ये वाली टोपी पहनते हैं जी। लेडीज जेंट्स कोई भी पहन सकता है? कोई भी पहन सकता है। अच्छा, वाह। ये आपने अपने हाथों से बनाई या बाहर से कहीं से? ये जो फूल है ये यहीं पे ही बनते हैं। अच्छा, हाँ जी। और जो ये टोपियाँ, इनकी जो पट्टी तैयार करते हैं वो हम लोग खुद यहाँ पे तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कलाकारी तो एकदम मस्त है। और इधर साइड यहाँ के शॉल, साथ में उधर साइड सारी टोपियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और दीदी लोग यहाँ पर ऊन का बहुत सारा काम करते हैं। साल भर ठंडा ही रहता है? गर्म रहता है, पर इस साल मौसम बहुत ही ठंडा हो गया और आप जैसे जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ से कहीं और जगह जाते हैं कि यहीं रहते हैं? नहीं, हम लोग यहीं पे बैठते हैं, फिर हमारा लोकल काम शुरू होता है। हाँ, उस टाइम पे शोले बनाना, गलीचे बनाना अंदर ही होता है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाली टोपी तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर है ना। देखो फ्लावर कितने अच्छी तरह से अटैच करके रखे हुए हैं। इस टोपी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दीदी बोल रही है चेक कर लो, बोला। ये देखिए कुछ इस तरह के लग रहे हैं हम वैसे हमारे पास बहुत सारी हिमाचली टोपी हैं, लेकिन ये जो गेंदा के फ्लावर है ना, ऐसी वाली नहीं है, वो दूसरे टाइप की है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए अभी हम जिस्पा नाम की जगह पर पहुंच गए हैं और इधर साइड बहुत सारे होटल, होम स्टे और साथ ही कैंप वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर भी यात्री लोग स्टे करते हैं। जिस्पा से आगे बढ़ते हुए हमारी नज़र पड़ी एक बहुत ही खूबसूरत गांव दारचा पर। तो आज हम दारचा गांव की तरफ जाने वाले हैं। इधर साइड बहुत सारे होम स्टे के बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो आज गांव की सैर हो जाए और सामने वो सुंदर सा गांव देखने को हमको मिल रहा है। यहाँ पर तो बिल्कुल सकरी सी रोड है, लेकिन बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ दारचा गांव में हमने नाइट स्टे के लिए रूम ले लिया है। डबल बेड का कुछ इस तरह का रूम है, बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरा, वॉशरूम अटैच है, गर्म पानी की व्यवस्था है। और चाहिए क्या, बस, है ना। ये रूम हमको पड़ा 2000 रुपये का विद ब्रेकफास्ट एंड विद डिनर। लेकिन अंकल जी ने बोला कि डिनर में मिलेगा, बोला क्या, सिर्फ चावल, दाल चावल मिलेगा, यहाँ रोटी नहीं मिलती है बोला। तो हमने बोला कोई नहीं, हमने दिन के टाइम पर चावल भी नहीं खा रखे हैं, तो हम दाल चावल खा लेंगे। और अब हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। आज का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों से हम आगे की ओर बढ़ते रहे और कल के दिन से हमारा सफ़र और भी रोमांचक भरा होने वाला है। और हम जिस्पा में भी रुक सकते थे, लेकिन हम जिस्पा में इसलिए नहीं रुके क्योंकि वो मार्केट वाला एरिया है और हमको यहाँ के गांव में रुकना था, जो कि थोड़ा हटके होते हैं। यहाँ के लोगों का कल्चर काफ़ी अलग भी होता है, इसलिए हमने सोचा आज दारचा गांव में रुकने की। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।